हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सबा और आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए एपिसोड में अपने पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। आज की हमारी जो गेस्ट है वो एक एजुकेशनिस्ट है, एक राइटर हैं, एक सोशल वर्कर हैं और सबसे बड़ी पहचान जो इनकी करंट की है वो ये कि ये VSSD डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर नीरू टंडन मैम। तो आइए आज मुलाकात करते हैं नीरू मैम से। यूथ से रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब नीरू मैम से आज हमको मिलेंगे। तो नीरू मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छा। और आपको यहाँ पे पाके जो है वो हम बहुत खुश हैं। नहीं, ये तो मेरी खुश किस्मती है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। और मैं आप सबको बता दूं कि नीरू मैम को मैं बहुत जमाने से जानती हूँ, रोटरी के जमाने से हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं रोटरी क्लब ऑफ न्यू कानपुर में चार्टर मेंबर थी, तब से मैं मुझे लग रहा था 10-15 साल हाँ, तो 10-15 साल हो गए हमारी और नीरू मैम की मुलाकात है। लेकिन आज बहुत जमाने बाद हम साथ में बैठे हैं गुफ्तगू करने के लिए। तो नीरू मैम, सबसे पहला आपसे सवाल, आप VSSD कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, आप ये बताइए कि एक प्रिंसिपल होने के नाते यूथ साइकोलॉजी को समझना कितना जरूरी है? अगर हम आज के सिनेरियो को लेते हैं तो सबसे बड़ा जो चेंज आज की एजुकेशन सिस्टम में भी और सोशल सिस्टम में भी जो आया है उसमें बहुत बड़ा रोल है कि आज के युवा को एक एम्पैथी के साथ देखें, उसकी मेंटल कंडीशन। क्योंकि आज एक छोटा सा बच्चा भी 2 शब्द जानता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी। राइट। और उस स्ट्रेस और एंजाइटी का जो लेवल है उसको और उसका कहाँ से ओरिजिन हो रहा है ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को सिर्फ शारीरिक, चाहे माँ बाप हो या हमारे शिक्षक हो या मैनेजमेंट हो एक कॉलेज का जहाँ पे वो पढ़ रहा है बच्चा, तो उसको भावनात्मक रूप से भी समझा जाए, उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए। इसीलिए हमने अपने कॉलेज में जो है इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रॉपर जो है वो सेल बनाया है और हम बराबर जो है वो उसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। बच्चों को जो है वो हम काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चे आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इतनी विविड होती हैं। तो आप लोग एड्रेस कर पा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उसको और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और हमको ये संदेश देना है कि बच्चा इतना फ्री फील करे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके हमारे सामने आए। तो मेरा इस मामले में एक संदेश जो है ये सभी के लिए है कि चाहे आप पेरेंट्स के रूप में हो या आप एक शिक्षक की भूमिका में हो, आप उस बच्चे को इमोशनल वेलबींग को भी उसको जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंस, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी सवाल से रिलेटेड एक सवाल है। अभी आपने कहा कि हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हम बच्चे की फ्रीडम से रिलेटेड भी बात करते हैं। आज का युवा फ्रीडम की बहुत बात करता है। वो ये कहता है कि मतलब मैं फ्री रहना चाहता हूँ, माँ बाप की भी नहीं सुन रहा है, टीचर्स की भी कम सुन रहा है, उसको लग रहा है जो वो सोच रहा है वो सही है। फ्रीडम का जो कंसेप्ट है हम बच्चे को वो नहीं सिखा रहे हैं। बहुत साल पहले, सालों साल पहले एक महान लेखक ने कहा था कि मेरी आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म होती जहां से मेरी नाक शुरू होती है, कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीबडी एल्स यू आर फ्री। बट जहां आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बनती है या उसको कष्ट पहुंचाती है, समाज के सिस्टम को जो है वो तहस नहस कर रही है, तो वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, वो आप वहां पे स्वच्छंदता है। तो इसलिए स्वतंत्रता की जहां तक बात है, बच्चे को स्वतंत्र होना चाहिए सोच में सबसे पहले। उसकी सोच को जो है वो जो हम पैरालाइज करके उसको रट्टा तोता बनाना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो मेरा पहली चीज ये है कि दिस education is not for giving information, this is for transformation। वो बच्चा जिस जगह पे है उसको वो सोचने की अभिव्यक्ति जो है उसकी, बोलने की अभिव्यक्ति जो है उसकी और उसको कार्य करने की अभिव्यक्ति, इस पे जो बंधन लग गए हैं। एक जमाना था हमारा और आपका समय वो था कि नहीं सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और ये 3-4 प्रोफेशन होते थे। समय बदला, फील्ड्स डेवलप हुई, लेकिन माँ बाप की सोच आज भी वही है कि वो मोटी पे वाला होना चाहिए, समाज के स्तर का होना चाहिए। बच्चा क्या चाहता है? एक बच्चा अगर फोटोग्राफर बनना चाहता है, ब्लॉगर बनना चाहता है, वो करना चाहता है, लेकिन वो माँ बाप कहते हैं अच्छा तो ये तो ठीक है, ये तो हॉबी है, काम क्या करोगे? इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। आज का एजुकेशन वर्ड ही इस सोच को बदल सकता है। मैम, आपने फील्ड्स की बात करी,
आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि पेरेंट्स आज भी ये सोचते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब हो जाए या अच्छे एग्जैक्टली। पैकेज वाला जॉब हो जाए। लेकिन इस वक्त यूथ के लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, वो खुद भी कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा भतीजा है, वो 12th में था, और वो ऐसी डिस्कॉर्ड वगैरह ऐप से, जैसे हम लोग तो फेसबुक वगैरह चलाते थे, लेकिन अब नई जनरेशन इंस्टाग्राम चलाती है, डिस्कॉर्ड चलाती है। तो वो एग्जैक्टली। डिस्कॉर्ड पे था, और उसी पे वो कुछ करते करते आज वो 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, पढ़ भी रहा है साथ में, और घर से ही कमा रहा है। तो बच्चों के पास बहुत सारी फील्ड्स हैं करने के लिए, अगर वो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वो सीख भी सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैसेज दीजिए पेरेंट्स को कि बच्चों को बाउंड ना करें। मैं तो खुद एग्जैक्टली। ये सोचती हूँ कि बच्चा वो करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है, हम किसी फील्ड के लिए उसको पुश ना करें। ये बहुत अच्छी बात कही सब आपने। मैं जब भी प्रॉब्लम्स की बात होती है तो मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ कि जो एक बहुत नेग्लेक्टेड फील्ड है जिसपे हम लोग बात नहीं करते हैं, वो है पेरेंटिंग। राइट राइट। पेरेंटिंग को जो ये मान लिया है कि सिर्फ लड़कियों को डूज एंड डोंट्स बताने हैं कि भाई इतने बजे निकलो, इतने बजे ना निकलो, ये पहनो, ये ना पहनो, और पेरेंटिंग हो गई। सबसे ज्यादा जरूरत है आज आप अपने लड़कों को बताइए कि एक सुरक्षित समाज का निर्माण कैसे करना है। अगर आज मेरे लड़के से जो है वो कोई लड़की भय खा रही है या उससे सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, तो एज अ पेरेंट हम फेल है। राइट। तो सबसे पहले अगर आप भाई समाज सुरक्षित होगा तभी सशक्त होगा। तो सुरक्षित समाज के लिए जो है, और दोनों जेंडर्स के लिए जो है वो सुरक्षित समाज की निर्माण हो, उसके लिए पेरेंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। वो बच्चों को सिखाएं, समझाएं, और इस पे ध्यान दें पूरा कि भाई करियर तो इम्पोर्टेंट है। करियर आज जितना एक लड़के के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही एक लड़की के लिए भी इम्पोर्टेंट है। करियर के लिए जेंडर बायसेस नहीं बचे, और ऑलमोस्ट हर करियर में जो है वो लड़कियां जा रही हैं एंड दे आर डूइंग बेटर। कोई उसमें जो है वो सिर्फ इसके लिए नहीं है। तो लड़कियां हर फील्ड में। आपको मैं एक मतलब बात कोट करना चाहूंगी कि ये इस महाविद्यालय के जो नायक हैं बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह जी, 1988 में जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया यहाँ पे अंग्रेजी विभाग में जो है वो पोस्ट के लिए, एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, जस्ट 20 years and some months। तो उन्होंने मुझसे जब जिस समय हो गया और इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही, बेटा मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं अपनी तरफ से, जिंदगी में अपना पैर कभी इसलिए पीछे मत हटाना कि तुम एक लड़की हो। बहुत अच्छी बात। तुम हर वो काम करना जो तुम कर सकती हो, जिसके लिए तुम काबिल हो, लेकिन सिर्फ लड़की हो इसलिए तुम कोई ऐसा काम नहीं कर सकती हो, इस बात को कोई तुम्हें बताए तो तुम मानना मत। आज 1987 में इस सोच को, 88 में इस सोच को रखने वाले हमारे बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह की लेगेसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और हमारा आज का जो मैनेजमेंट है, हमारी सचिव सीए नीतू सिंह जी, वो अपने आप में एक मिसाल है विमेन एम्पावरमेंट की। ऐसा कोई काम नहीं है जो वो शहर में नहीं कर रही हैं। आज इतना बड़ा होटल चला रही हैं, हॉस्पिटल चला रही हैं, इतने सारे जो है वो इंस्टीट्यूट्स चला रही हैं, सोशल सर्विस कर रही हैं। वो एक समाज को उन्होंने अपने व्यक्तित्व के थ्रू ये मैसेज दिया कि केवल वो नहीं, एक महिला होने के नाते आप कुछ भी कर सकते हैं। फील्ड कंस्ट्रेंट नहीं, फील्ड आपका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, समाज के नियम आपके कंस्ट्रेंट नहीं है। समाज आप पे थोपेगा, अभी भी थोपेगा कि ये आपकी सेट बाउंड्रीज हैं, ये सेट रोल्स हैं, ये सेट एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर तोड़ना है हर लड़की को तो वो तोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी बाउंड्रीज खुद तय करनी है। लेकिन बाउंड्रीज तोड़ने के साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको अपने कैरेक्टर को वैल्यूज रखना है। यही पे बात आती है, वैल्यूज। यूथ जो है कई बार अपने आप को प्रूव करने के लिए बाउंड्रीज इस तरह से तोड़ रहा है कि वो मॉरली भी करप्ट हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। मॉरल वैल्यूज जो हैं वो हमें, तभी इसीलिए एनईपी में हम लोगों ने जो है, आप देखिए एनईपी को आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, आप शिक्षाविद हो, कि उसको वैल्यू एजुकेशन को एक एसेंशियल पार्ट बना रहे हैं। और जितना हमें आज एआई जानने की जरूरत है, उतनी ही अपनी जड़ों से जुड़ के रहने की भी जरूरत है।
हमारा जो महाविद्यालय जिसका पूरा नाम विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय, तो ये जो सनातन है ना, ये सनातन सिर्फ सनातन परंपराओं नहीं, वैल्यूज की बात हाँ करता वो है, इंडियन वैल्यूज की बात इंडियन वैल्यूज की बात करता है कि अगर हम भारतीय होके अपनी सनातन परंपराओं को भूल रहे हैं, जिसको वेस्ट अपना रहा है बाय द वे, राइट। आप आज देख लीजिए कहीं भी जाके, चाहे वो खाने का हो, हल्दी को पेटेंट कराने के लिए तैयार हैं, उन सारे मसालों को जो है वो, और जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं। हम तो शुरू से वही है, तो और हम भूलते जा रहे हैं। तो आज हम उसको अगर याद रख के और अपनी अपनी वैल्यूज को ध्यान में रख के उड़ान उड़ेंगे, तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, ये बैलेंस बनाना तो बहुत जरूरी है, और करियर के लिए यही है कि हमें सेट करियर्स में नहीं उलझना है, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें बच्चे को आगे बढ़ने देना चाहिए। एग्जैक्टली। करियर की जब हम बात करते हैं तो 3C की बात हम जरूर सोचना चाहिए कि एक तो है कंपटीशन। कंपटीशन अननेसेसरी बच्चे के लिए मत क्रिएट करिए कि तुम्हारा भाई तो देखो ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी ये कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो। उसका कंपटीशन खुद से होने दीजिए, वो अपने से बेहतर हो जाए, है ना, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। पेरेंट्स ये नहीं समझते, पेरेंट्स नहीं समझते। उसी के साथ में जो है वो कंपैशन दीजिए उसको। आप बस इतना कहिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, एक पैट ऑन हिज बैक कि तुम अपनी गलतियां करो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर आगे बढ़ो। उसको अपनी गलतियां करने दीजिए ना, आपकी गलतियों से वो क्यों सीखे, और अपनी उन गलतियों की सजा भी उसे भुगतने दीजिए। एग्जैक्टली। वो गलती करेगा, गिरेगा, उठेगा तो अगली बार गिरने से पहले सोचेगा। उसे अपनी गलतियां करने दीजिए, मॉनिटर करिए, सलाह दीजिए, पर उसको उसके लिए बाउंड्रीज आप मत तय करिए, रोकिए मत, रोकिए मत, मतलब उसको पुश कीजिए सही डायरेक्शन। एग्जैक्टली। तो ये जो कंपैशन है, जो कंपटीशन है, यही आपका जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो जब बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, उसका फोकस होगा अपनी चीज पे कि हम, आज का बच्चा बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो जानता है कि हमको क्या करना है। तो जिस समय वो ये समझ लेगा, उस समय पे जो है वो उसका ये करियर वाला जो प्रॉब्लम्स है ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जाइए, हर फील्ड में आपके पास में जो है वो आगे बढ़ने के अनलिमिटेड चांसेस, बहुत ऑप्शन है। नए नए करियर्स जो आ रहे हैं उनकी तो गिनती नहीं होती है। बस अगर आप काबिल हैं तो मुझे लगता है कि बच्चा अपनी लाइफ में एक्सेल कर जाएगा। और VSSD कॉलेज कटिबद्ध है कि हम नए से नए जो है वो करियर के एडवांसमेंट के लिए और करियर काउंसलिंग के लिए, मैं एज प्रिंसिपल जो है मेरा पहला उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को उनके ऐसे करियर जिनकी जानकारी ने कम रखते हैं या उनको वो ठीक नहीं समझते हैं, उसका पूरा एक व्यू दें, उन्हें समझ में आए कि यस हमें इंटरेस्ट किस में, हमारा एप्टीट्यूड किस में और हमारा इंटरेस्ट किस में। तो दिस इज समथिंग, ये एक प्रायोरिटी, वन ऑफ द प्रायोरिटीज मेरा जरूर है। ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज और बताइए, हम यूथ की बात कर रहे हैं कि आज का यूथ सोशल मीडिया में बहुत उलझा हुआ है। एग्जैक्टली। तो उसको ये लगता है कि हम, एक टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो हर वो चीज जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो उसको भी करना है। आप देखते हैं मतलब कुछ भी चल रहा है, कई बार वो ये भी नहीं समझता है कि जो ये चल रहा है, जो ट्रेंड में है वो सही नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है ये ट्रेंड में है तो आई एम मिसिंग आउट, तो मुझे भी ये करना है। तो ये जो सोशल मीडिया का एक स्ट्रेस है, एक ये एंग्जाइटी है, इससे कैसे यूथ डील करे, इस पे अपनी बात बताइए। देखिए, एक रियल लाइफ है और एक रियल लाइफ है। रियल टू रियल अगर आपको कहीं भी अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो रियल टू रियल में आपको आना पड़ेगा। रील इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, आपको कुछ पल का आनंद दे देगा। आपने कुछ रील बना दी, उस पे 10-20 लाइक आ गए, वो लाइक आपकी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन आप ये समझ नहीं रही यूथ साइकोलॉजी को, वो लाइक और फॉलोअर्स में ही उलझा हुआ है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, उसको लगता है कि अगर हम, मतलब इतने लोगों ने लाइक कर दिया तो अगर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो मैं सही हूँ। अरे फॉलोअर्स तो मतलब हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे कि कुछ जो है वो लड़कियां जिन्होंने सिर्फ फॉलोअर्स के लिए जो है वो अपनी सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी, वो कर दिया, तो वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द ऐसे ही बच्चे और ऐसी ही लड़कियां आप सुनेंगे वो सुसाइड कर ले रहे हैं। वो ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है। अगर आपको एक सही और एक लंबे रास्ते पे जाके अपनी जिंदगी को ध्यान में रखना है तो ये आप हॉबी के तौर पे तो रियल लाइफ में जा सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ को छोड़ के रियल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। और हर बच्चे के लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है कि
अपने आप को खुद से पहचानो, अपनी वर्थ को खुद डिसाइड करो। डोंट लेट अदर्स डिसाइड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। और बिल्कुल। आप जिस समय अपनी वर्थ पहचानोगे, अपना इंटरेस्ट एरिया पहचानोगे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो सॉट एनालिसिस की बात हम लोग जमाने से करते चले आ रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी स्वयं पहचानो और देखो कि तुम कितना अच्छा कर सकते हो, और अपना कंपटीशन खुद से रखो। रील को अगर रियल लाइफ में कन्वर्ट करोगे तो ये बहुत लंबा नहीं जाने वाला है, और उसका एंड जो है वो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी वही तो हो रहा और है। उसी से हो। वही हो रहा है। आप आज आजकल देख रही आईआईटी हैं- में पहुंचा बच्चा हाँ, अगर आत्महत्या करता है तो बिल्कुल। क्यों कर रहा आप है? आजकल देख रही हैं कि जो यूथ है एक तो तेजी से भाग रहा है और अपने आप को हर किसी से कंपेयर कर रहा है, और ये अननेसेसरी कंपटीशन में पड़ा हुआ है, और फिर बाद में क्या होता है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली। बच्चा जो है वो अगर उसको कोई चीज नहीं मिली, उसने मांगी, आए दिन अखबारों में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए सुसाइड कर लिया कि मोबाइल मांगा था तो मोबाइल नहीं मिला, पेरेंट्स ने डांट दिया तो सुसाइड suicide कर कर लिया। लिया। तो मेरा यहाँ पे एक ये चीज है कि बच्चे को सक्सेसफुल सब होना देखना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के पहले उसको ये सिखाइए हाउ टू हैंडल फेलियर। राइट। जिस दिन बच्चा ये सीख जाएगा कि अगर मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं, एक स्टेप मुझे और बढ़ना पड़ेगा तो मैं सक्सेस के पास पहुंच जाऊंगा। फेलियर इज अनदर स्टेप टू सक्सेस। बिल्कुल। सो दिस थिंग, अगर हमारा बच्चा जो है वो समझदार है, लेकिन अनड्यू प्रेशर अगर फैमिली और सोसाइटी से ना आए तो वो बच्चा अपनी गलती करके, फेलियर होके भी सक्सेसफुल जो है वो आराम से होगा। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त बच्चों पे बहुत प्रेशर है, सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रेशर है। तो बच्चों को बस यही सीखना है कि अगर मुश्किलें आ रही हैं या फेलियर है तो फेलियर तो आएगा। हाँ, तो उससे हमें निराश नहीं होना। भाई आपको चांद सूरज दोनों चाहिए ना। हम गिरेंगे नहीं तो हम उठेंगे कैसे? जब हम छोटे होते हैं तो हम गिर गिर के ही तो चलना सीखते हैं। बिल्कुल। आप साइकिल चलाते हैं तो हम गिरते हैं 2-4 बार। इसमें जो है जहां पे ध्यान देना चाहिए वो मिस हो रहा है, और वो है स्किल सेट। सबसे पहले तो वो एजुकेशन कोई गलत समझ रहा है, वो एक कागज का टुकड़ा या डिग्री कोई एजुकेशन नहीं है, वो डिग्री नहीं है, और वो नौकरी जिसके बेसिस पे आप पा जाओगे वो भी लाइफ नहीं है। आपको जो है वो स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे, और आगे आने वाले समय में अगर करियर भी है तो सब बच्चा एक जैसा है, सब 70 to 90% में हर बच्चा आ रहा है आज की तारीख में। तो बच्चा आगे निकल के वो आता है जिसका स्किल सेट एडवांस होता है। आपको जैसे स्किल की स्पेलिंग हम लोग कहते हैं ना कि अगर पहला एस हटा दो तो फिर क्या बचता है? किल। तो इसलिए जो है अगर आप स्किल्ड नहीं है तो फिर यू आर किल्ड। तो इसलिए इट इज मच बेटर कि अपने स्किल सेट पे ध्यान दो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स डेवलप करो, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करो, रीडिंग, जिससे हमारा समाज बहुत बहुत दूर जा रहा है। वो आपने जो है वो सुन लिया और आपने जो है वो देख लिया। जो स्क्रॉलिंग की हैबिट है वो एक जगह रुक ही नहीं रहे तो पढ़ेंगे कहाँ? मैं एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च पढ़ रही थी बहुत रिसेंटली जो है, क्योंकि हम लोग तो लिखने पढ़ने वाले लोगों की ही प्रजाति के हैं, पढ़ेंगे नहीं तब तक लिख नहीं पाएंगे। तो आज भी मुझे होता है कोई थॉट आते हैं तो मैं डायरी रखती हूँ अपने पास और लिखती जरूर हूँ उसमें अपने हाथ से। तो उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक जो है भी आई है, उन्होंने बड़े बड़े स्कूल्स हैं उसमें जो है वो स्क्रीन्स और वो बैन कर रहे हैं। अच्छा। और वो वापस वहीं पहुंच रहे हैं कि हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नए बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ उंगलियां चला रहे हैं। तो जो आपके मसल्स हैं, जो आपका वो है वो प्रॉपर जो है डेवलप नहीं हो रहा है। और क्रिएटिविटी जो है, ब्रेन जो आपका है वो जितना पढ़ने से डेवलप होता है, बुक पढ़ने से, कागज की, हम तो कह रहे हैं ना वो गुलजार की पोयम है कि कागज की सुगंध जो है किताबों की वो गायब हो रही है। किताबों में ही मजा आता है। मैंने आपकी ये 2 किताबें जो आपने मुझे दी है, आई एम मतलब वेरी एक्साइटेड। एंड आप मान के चलिए कि मेरा रोज का मिनिमम, चाहे जितने भी बिजी हो, 1 घंटा रोज का मेरा जो है वो रीडिंग के लिए फिक्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी कीन टू गो थ्रू व्हाट यू हैव रिटन। दैट इज माय प्लेजर और आई एम वेरी क्यूरियस टू नो योर फीडबैक। यस, आई विल डेफिनेटली गिव यू फीडबैक। मैंने जब लिखा, मैंने काफी कुछ लिखा है चीजें, तो मैंने समाज की उन बातों के बारे में भी लिखा जो यूथ की प्रॉब्लम तो है लेकिन जिसे कोई बात नहीं करना चाहता। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं LGBTQ, आप ये देख के गए, तो इस पे आपने लिखा, इस पे मैंने आज से 12 साल पहले लिखा था। आपने इसलिए लिखा होगा क्योंकि आप लिटरेचर भी हैं। हाँ, और लिटरेचर एडवांस है, वो एडवांस है बिल्कुल।
रेप द डेथ ऑफ डिग्निटी एक हमने लिखा, हम्म। उसमें मैंने बेसिकली यही कहा कि ये एक अकेला क्राइम है जिसमें क्रिमिनल तो ग्लोरीफाई हो रहा है और विक्टिम मुंह छिपा रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसा वो है कि आज हमारा जो यूथ है, हमारी जो गर्ल्स हैं खासकर, दे शुड अंडरस्टैंड कि परफेक्शन नहीं चाहिए हमको, बिल्कुल, हाँ। ट्रायल कंटिन्यूअसली आप डेवलप करते जाओ, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कर। मैं तो आज भी बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत। आज इतना अगर आज हम लोग कंप्यूटर पे काम ना करें तो क्या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं आज के समय? नहीं, तो ये हम पिछड़ कंप्यूटर जाएंगे, मैंने हाँ। बच्चों से ही सीखा, हमने इसके लिए जाके कोई कोर्स हाँ, नहीं हाँ, किया, हाँ। पर सब कुछ सीखा। नहीं, सीखना तो जरूरी है। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, राइट, दिस इज द डिजायर ऑफ द बहुत एंड द अच्छी बात नीड ऑफ द टाइम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा मैम, आपने बात करी राइटिंग की, और मुझे मालूम पड़ा है कि यू आर अ राइटर, तो थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या क्या लिखा है, और थोड़ा मतलब अपनी इस राइटिंग के बारे में बताइए। आपको अगर एक बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मैंने जो शुरुआत की थी, जिसको हम टिपिकल वो टाटपट्टी का स्कूल बोलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कि इवन रीजनल लैंग्वेज में हिंदी मीडियम से, वहां से जो है वो जहाँ पे अंग्रेजी का ABCD भी नहीं सिखाया जाता था, हमने शुरुआत वहां से करी। वहां पे वैल्यू एजुकेशन, मूल्य परक शिक्षा और ये सब चीजों पे जो है वो एक बेस तैयार, मैं आज भी उसको अपना बेस मानती हूँ। उसके बाद पढ़ाई करी, वो करा, और जब मैं 12th में थी तो एक बार डेफिनेटली, क्योंकि बैकग्राउंड जो था, इंटरेस्ट था, नॉलेज थी, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश जो आज का बच्चा हाँ, कहता हाँ, है हाँ, उसकी हाँ, चीजें, तो सुषमा स्वराज जी से मेरी मुलाकात अच्छा। हुई, वो मेरे स्कूल आई, और उन्होंने जो मतलब इंस्पायर किया, और उन्होंने उस बात के लिए कहा कि भाषा ही तो है, एक सिंपल भाषा है, तुमने एक जब पहली बार हिंदी बोलना सीखना शुरू किया तो 2 साल लगे थे ना, इसको भी 2 साल दे दो केवल। बहुत अच्छी बात है कि हुआ नहीं है कुछ नहीं, लेकिन लोग डरते हैं, हिंदी मीडियम वाले डरते हैं, एक स्पोकन इंग्लिश को लेके इतना बड़ा हुआ बना, लैंग्वेज ही तो है, और हिंदी सीखने से इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। उसके बाद मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मेरे मन में आ गया, मैंने फिर वो जो है वो फिर सब्जेक्ट वाइज भी उसको जो है वो इंग्लिश और ये वो सारा लेके जो है फिर जो है वो मैंने BA किया, MA इंग्लिश किया, LLB किया, PhD किया और DLIT किया, एंड एट प्रेजेंट आई एम द फर्स्ट, एज पर माय नॉलेज, फर्स्ट इन द at present time, till present time, the only one who is DLIT from CSJMU in English। और वो भी एक बड़ा भारी चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कहा गया कि भाई आज तक तो इस यूनिवर्सिटी में कोई DLIT हुआ नहीं इंग्लिश का, एंड आई वाज यंग, वेरी यंग, 2006 की बात है when I started DLIT। तो आप करके क्या, ये कैसे कर लेंगी, ये बहुत चैलेंजेस आए। और उसके बाद जानबूझ के मेरी जो मतलब थीसिस थी वो ऐसे एग्जामिनर्स के पास भेजी गई जो इंडिया के और वो के टॉप थे। तो टुडे आई थैंक देम कि मेरी थीसिस के एग्जामिनर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कपिल कपूर जैसे जो है वो महान विचारक और प्रोफेसर हैं। तो दिस इज समथिंग, ना, जो ये हर्डल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आज अगर मैं आके बैठी हूँ, इस एक नया रोल है मेरे लिए, इस नए रोल के लिए भी मुझे पता है मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर मुझे ये पता है मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपसे सीखने लायक बात है कि हर्डल्स आएंगे, हमें उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हर्डल्स हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि वो हमें क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। होती है। अगर आप हर्डल्स नहीं आएंगे, स्मूथ रोड होगी, तो आप ग्रो नहीं करोगे। हमको पता है सिर्फ हमारी कैपेबिलिटीज, सिर्फ आप चल के खत्म हो जाओगे। हर्डल्स आते हैं तो हमें पता चलता है आप ये भी कर पाएंगे। आप अपनी पहचान कैसे छोड़ोगे? आज जितने लोगों की पहचान आपके सामने है, मुश्किलों से गुजरे हैं, कौन ऐसा है जिसने हर्डल्स फेस नहीं करे? एवरीबॉडी। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनी हर्डल, एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स आर योर टेस्टिंग टाइम टू प्रूव दैट यू आर सम। भाई भगवान राम का ले लीजिए, अगर वो एक राजा होके चले गए होते तो कौन याद कर रहा होता? कौन याद कर रहा होता? 14 साल वनवास काट दिया, लड़ाई कर ली, वो कर लिया, सब कुछ जो है वो सबको एक कर दिया, वो कर दिया। वो हर्डल्स कृष्ण ने हर्डल्स नहीं झेले, तो हमारे महान है। बुद्ध ने नहीं
वो करे, वो भी तो अपने हाँ, वो भी महल में आराम से रह सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज समथिंग वी मस्ट लर्न तो फ्रॉम अगर देम। हम हर्डल्स फेस कर रहे हैं और मुश्किलें आ रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि कामयाबी आप मिलने वाली कामयाबी है। की तरफ बढ़ रहे हैं। कामयाबी मिलने वाली है। एग्जैक्टली। तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात आ रही हर हैं। मुश्किल जो है वो ये तय करती है कि आप कितने और स्ट्रांग हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत अच्छा मैसेज है यूथ के लिए, मुश्किलों से घबराना नहीं है, एकदम बल्कि ये नहीं। सोचना है कि अगर मुश्किलें हमें घेर रही हैं तो हम स्ट्रांग बनेंगे और हम कामयाबी की और तरफ बढ़ अगर जाएंगे। कोई आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, हाँ, तो तो इसका आप मतलब अच्छा काम बिल्कुल कर मान रहे हैं। लीजिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो criticize कर रहे हैं। जो क्रिटिसाइज करने वाला खुद कर नहीं सकता। बिल्कुल, जो नहीं कर पाता वही आपको क्रिटिसाइज वही करेगा। क्रिटिसाइज हाँ, कर, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं तो है। इसीलिए वो तो निंदक नियरे राखी है ना, हाँ। आंगन कुड्डी छवाए। हाँ। तो बस क्रिटिसिज्म को तो जो है वो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव उसमें लेके उतना ही स्ट्रांग विल पावर के साथ में बढ़िया। यस, बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया बात मैम ने बताई, और खासकर युवाओं को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। मैम आप कॉलेज में हैं और कॉलेज में आप यूथ को देख रहे होंगे। कॉलेज गोइंग यूथ जो है वो बहुत वोकल है और एम्बिशियस है, अपनी बात कहना जानता है और कहता है। अब वो किसी से घबराता भी नहीं है, क्योंकि पहले मैं ये देखती थी, जब मैं शुरू शुरू में कॉलेज में पढ़ाने आई थी, तो बच्चे बहुत हेजिटेट करते थे। अब बच्चे हेजिटेट नहीं करते, उनके मन में जो है वो साफ साफ बोल आके देंगे। बोलते और हैं। बच्चे एम्बिशियस भी बहुत हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। देखती हूँ ग्रेजुएशन के टाइम पे ही बच्चे जॉब ढूंढने लगते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब इस पे बच्चों को क्या करना चाहिए? आपने अपनी बात जहां से शुरू की कि आज का यूथ जो है उसका माइंडसेट चेंज है। हम जेनजी जिसको कह हाँ, रहे जेन ज़ी की हैं बात या कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं इसको एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट मानती हूँ। क्योंकि जो बच्चा है, एक तो जो उसका लीडर है वो किसी भी रूप में हो, तो सबसे पहले लीडरशिप की डेफिनेशन अब अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल। अब जो है वो कंपेनियनशिप है। हाँ, कंपेनियनशिप है। आप बच्चे को सलाह दीजिए, हाँ, ऑर्डर मत ऑर्डर नहीं दीजिए। दीजिए। और जो गर्ल्स खासकर एम्बिशियस होना जो है अच्छी बात है, उसके लिए कभी गिल्टी फील मत करिए कि हाँ अरे मैं तो मतलब परिवार पे जो है वो इतना ध्यान नहीं दे पा रही, कि हाँ वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला समाज डेवलप हो रहा है, हम अपने बच्चों हाँ, को shared देख रहे हैं। responsibility। अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, हाँ। ये फील्ड्स की ब्लरिंग जो हाँ, है वो हो रही, हाँ, कि हाँ। कुकिंग केवल जो है वो लड़की का नहीं, both हिस्सा are है doing, और घर हाँ। केवल उसको देखना है। और ये फील्ड्स अब बहुत तेजी से जो है, तो जिसको हम लोग पहले केवल फेमिनिज्म के नाम पे हाँ, मुझे तो हाँ, फेमिनिस्ट हाँ। लोग लेबल करते ही है, क्योंकि मेरी 7-8 किताबें तो सिर्फ हाँ। फेमिनिज्म पे हैं। तो लेकिन मैं बात आजकल कर रही हूँ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की। हाँ। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में सिर्फ एक बात आती है, जहां दोनों जेंडर्स को समान मौके मिलते हैं हाँ। और समान रूप से दोनों की जो है सोच को ध्यान में रख के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो ये आज का समाज है, ये आज का हमारा यूथ है। तो खूब एम्बिशन रखिए हाँ। और अपने एम्बिशन को अपने जो है वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट करिए। बिल्कुल गिल्टी फील मत करिए इस बात के लिए कि हाँ आप ओवर एम्बिशियस हैं अपने उसके लिए। हाँ, लेकिन जहां पे वैल्यूज, वही बात है बॉर्डर लाइन जो है, कि आप अपने अगर नदी अपना जो है वो किनारा छोड़ देगी तो बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए जो है वो नदी का किनारा जो है वो कहाँ तक है, ये तय करना नदी का काम है, वो कोई आके डिफाइन नहीं करेगा। तो बहो खूब अपना जो है वो विस्तार करो, और विस्तार के साथ साथ तभी समाज सुदृढ़ होगा। आपके विस्तार से ही समाज सुदृढ़। आज लड़कियां या औरतें जिस फील्ड में हैं, हमें तो लगता है कि वो और एम्पैथी और उसके साथ में और बेहतर काम कर रही है। भाई विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जो पेन सहने की क्षमता औरत में होती है एक माँ के रूप में, वो किसी पुरुष में हो ही नहीं सकती। तो अगर हम एक जिंदगी को जन्म दे सकते हैं, तो हम एक समाज के निर्माण में अपना कौन सा अभूतपूर्व योगदान नहीं दे सकते। तो अपनी ताकत को पहचानो, एम्बिशियस हो, बहुत अच्छी बात है एम्बिशियस होना। और अपने ड्रीम्स को जो है वो समझ के आगे बढ़ो और जस्ट वर्क इन द राइट डायरेक्शन। और ये समझते रहो, ये अपने रियलिटी चेक करते रहो कि हम जो है वो रियल तो है ना, हम अनरियल तो नहीं हो रहे, हम केवल ब्लाइंड वेस्ट को फॉलो तो नहीं कर रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों को समझ, ये थोड़ा सा बच्चे मिस कर जाते हैं। वो जब एम्बिशन की दौड़ में आगे भाग रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो कहीं यहाँ पे वो गलतियां करते हैं। वो गलतियां, अभी क्या होता है कि बच्चों ने जो है, कुछ लड़कियों ने वो ऑनलाइन
फेसबुक फ्रेंड बना हाँ, लिए, हाँ। वो गलत नाम से जो है वो दोस्ती कर रहे हैं और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। किसी को मारा जा रहा है, किसी को धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। और ये वही होता है जहाँ सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही है। सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही, तो ये आप अपने साथ साथ पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। आपको खुद भी हर चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट आपको नहीं करना है, आपको समझना है। अपने बड़े इसीलिए हैं, आप बड़ों को निगेट मत करिए। अगर लेकिन आज के बच्चे मैम ये कर रहे हैं, अगर बड़ा घर का या पेरेंट्स या गार्जियंस अगर वो उन्हें सलाह देने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, तो वो और करते हैं बच्चे। भाई देखिए, पेड़ बूढ़ा ही सही, हाँ, घर में तो लगा रहने दो। हाँ, फल नहीं देता ना दे, छाया तो देगा, है ना। तो इस बात को लेके जब हम बात करेंगे, उनका जो अनुभव है, हाँ, आप उनका अनुभव सुनिए और ट्रांसफॉर्म करिए अपने अकॉर्डिंग। भाई टेक्नोलॉजी का युग है, आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, वो उस अनुभव को जानते हैं जिसके थ्रू आप टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए वो निगेट करने की तो चीज ही नहीं है। उनका अनुभव, उनका साथ और उनका मार्गदर्शन लेते हुए आप आगे बढ़िए। हाँ, मतलब आप उन्हें सुनिए। अगर आप उन्हें सुनेंगे और आप बहस भी करिए, आप पूछिए कि क्यों करें हम ऐसा, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरे भाई पहले कहते थे व्रत रखो, तो क्या हम ही क्यों व्रत रखें? आज इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल दो, सब रह लेंगे, सब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो मतलब ये है कि बच्चे समझना चाह नहीं रहे। उनको पता है क्या लग रहा है बच्चों को, कि हम खुद से जो जान जाएंगे वो ठीक है। मतलब ये हमें क्या बता रहे हैं, हम फिर यही बात कह रहे हैं कि पेरेंटिंग, हम बच्चे से कहते हैं पीपल पे पानी चढ़ा दो, हम उसे ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल बेटर हो जाएगा, जाके 10 मिनट रोज बैठ जाओ वहां पे। अब अगर ऐसे उसको पता चलता है तो वो करने लगता है, वो करने लगता है। तो आज का बच्चा साइंटिफिक ब्रेन से चलता है। आप उसे जो समझाओ, जो बताओ, उसके पीछे का लॉजिक बताओ, और उसको समझाने का तरीका थोड़ा उसके बदलना पड़ेगा, थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि अगर समाज बदल रहा है तो हमारे पेरेंट्स को, जनरेशन को, हमारी ओल्डर जनरेशन को भी बदलना पड़ेगा। इसीलिए तो जनरेशन गैप है। भाई हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि मैं हर समय 23 साल की युवा हूं, क्योंकि हर साल 23 साल का युवा मेरे पास आता है। हम उससे डील करते हैं, उसकी बात को समझते हैं, उसकी सोच को समझते हैं, उसकी जरूरतों को समझते हैं, तो उसकी थॉट प्रोसेस और मेरी थॉट प्रोसेस सेम रहती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको लिया है, क्योंकि मेरे जो पॉडकास्ट का जो मकसद है ना, वो यही है कि यूथ और मिलेनियल्स और जो पिछली जनरेशन है उनके अंदर एक तालमेल बैठ जाए, और यूथ की जो मेंटल प्रॉब्लम है या करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको हम किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज है, मैं मतलब कहना चाहूंगी, हम थैंक यू कहना भूल रहे हैं। हम थैंकफुल होना भूल रहे हैं। थैंक यू कहने का मतलब मुंह से थैंक यू कहना नहीं है। रोज सुबह उठ के ये सोचो कि आज का दिन ईश्वर ने मेरे लिए दिया है, मेरे पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास आज खाने को खाना है। इससे बड़ी चीज आप हर चीज के लिए ईश्वर को जो है वो धन्यवाद दीजिए। बीमार होते तब समझ में आता है ना कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट। जिस दिन खाना नहीं मिलता है तब एक रोटी की जो है वो समझ आती है। तो वो समय ना आने दें। आप जो है अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दें, आप अपने ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने गुरु को धन्यवाद दें, अपने साथियों को धन्यवाद दें, जिसको दे सकते हैं। और कभी ना चूकें कि हम प्यार करते हैं तो बोलिए कि जो है अपने माता पिता को कि हम आपको प्यार करते हैं। आपका कहा हुआ एक सुंदर शब्द उनका पूरा दिन, उनकी पूरी जिंदगी सुकून से भर देगा। तो ये फैमिली वैल्यूज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप एक बार ध्यान रख के देखिए, आपको जो है वो इतना मेंटल जो है वो रिलीफ मिलेगी। ये हम लोग तो जानते ही नहीं थे स्ट्रेस एंजाइटी जैसी चीज होती क्या। अब लेकिन बहुत देखने को मिले, वो इसीलिए आपने बहुत फैमिलीज टूट रही हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात कही, ये जो थैंक यू कहना हम भूल रहे हैं, ये जो हम ये भूल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड, हम जता नहीं रहे कि हम प्यार कर रहे हैं। मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाके भगवान मेरे को ये दे देना, अरे भगवान जो आपने दिया उसका शुक्रिया, वो नहीं कर रहे हैं। ये करिए, वो करिए तो वो मल्टीप्लाई होता है, अपने आप होता है। ये शुक्रिया सिर्फ ईश्वर का करके आई, उसे पता है आप किस काबिल हो, आपको क्या चाहिए। आप सूप हो कि छलनी हो, आप भगवाना हो कि छेद है, आपको उतना ही देगा ईश्वर जिसके आप लायक हो। बहुत बहुत अच्छी आपने ये बात बताई, ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अब मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। आप इस कॉलेज की प्रिंसिपल बनी, तो एज अ प्रिंसिपल और एज अ विमेन आप एक क्या नई चीज ऐड करना चाहेंगी जिससे कि बच्चों के लिए बेहतर और हो सके यहाँ का एटमॉस्फेयर। देखिए, हमारा महाविद्यालय इस समय बहुत
हम ये कह सकते हैं कि शायद एक दूसरा 104 साल पुराना महाविद्यालय है और एक शायद दूसरा सुनहरा अध्याय जो है वो शुरू हो रहा है। माननीय हमारी सचिव महोदया नीतू सिंह जी जो विजनरी हैं और वो समाज को बदलने की ताकत रखती हैं, उनके नेतृत्व में हमारे यहाँ पे बहुत सी महिला शिक्षिकाएं हैं और सब बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जो है वो नारी शक्ति को जो है वो हमारे यहाँ बच्चियां भी ज्यादा हैं, बच्चों से ज्यादा बच्चियां हैं हमारे कॉलेज में, कोएड कॉलेज है। तो बेसिक चीज तो ये जो जेंडर से रिलेटेड जो एक भ्रांतियां हैं या उनका कोई भी वीकनेसेस हैं, हम करियर काउंसलिंग पे देंगे, हम टेक्नोलॉजी पे जो है वो ध्यान देंगे, हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे और हम बच्चों के लिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने पे भी ध्यान देंगे। आप अगर हमारा कॉलेज देखिए, हमारा 72 एकड़ का हरा भरा कॉलेज, आप जिधर चले जाएंगे बाहर से 4% ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी आपको। तो हम बच्चों से पेड़ लगवाते हैं, हम बच्चों को इन वैल्यू, और हमारा बेसिक जो फर्क है अन्य जगहों से वो यही है कि हम बच्चे को अपनी जमीन से जुड़ के आगे बढ़ना सिखाते हैं और सिखाएंगे, और इस चीज में हम बच्चों का पूरा सहयोग करेंगे। एज अ प्रिंसिपल आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर माई स्टूडेंट्स। वो जिस समय जिस समस्या को लेके भी अगर मेरे पास आएंगे, उनकी समस्या मेरी समस्या है। और मैं बहुत किस्मत वाली हूं इस तरीके से कि मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, और वो जो हैं वो आज जब मेरे पास आते हैं तो वो मेरे ही अपने बच्चों की तरह मुझे प्यार करते हैं। मैं उनको जो है वो मुझे कभी भूलते नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है या कर रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे इतनी वैल्यू दे रहे हैं। एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि बच्चा आपको तब भी याद रखे जब वो यहाँ से पास होके चला गया और वो कुछ करने लगा, उसके बाद भी बच्चा उसी पलट के आए आपके पास, श्रद्धा से आपसे मिले। ये स्टूडेंट इज द बेस्ट जज ऑफ एनी टीचर। बिल्कुल, अगर उसका जजमेंट, उसका फीडबैक आपके लिए ठीक है तो आप ठीक है। तो इसलिए मैं अपने सभी बच्चों से जो है वो ये उनको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपका परिवार, आपका महाविद्यालय परिवार, शिक्षक सब आपके साथ हैं। अगर कोई कमी है आप मेरे पास आइए, हम लोग बात करेंगे, और किसी भी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सलूशन ना हो सकता हो। और निश्चित रूप से महाविद्यालय समाज में, केवल कानपुर में ही नहीं, प्रदेश में और देश में एक अग्रणी स्थान जो है वो हासिल करेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और ये मेरे बच्चों से ही हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ का छात्र जो है वो जागृत है, वही समाज जागृत है। बिल्कुल सही बात है। और छात्र अगर टीचर के साथ उसका अच्छी बॉन्डिंग है तो वो सुदृढ़ हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप सिर्फ अब बच्चे को कहते हो बेटा यू कैन डू दिस, यू आर केपेबल, बस वो वहीं से बच्चे का जो है वो लेवल चेंज। और बच्चा अगर नहीं समझता है तो उसको डांटना नहीं है, उसको ये कहना है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगी। और नहीं, कोई बात ऐसी भी हो सकती कि वो शायद मुझे भी ना पता उसके सवाल का जवाब। कई बार हम लोग बच्चों से सीखते हैं, तो हम उससे कहते चलो दोनों मिलकर इस सवाल का जवाब नहीं खोजते हैं, हम भी सीख जाएंगे, हम भी सीख जाएंगे। तो लेकिन जो है फेक नहीं होना है, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज आप बच्चे को, वो पहले वाला छड़ी वाला मास्टर गायब हो चुका है। अब बच्चा जो है, शिक्षक जो है, खासकर डिग्री कॉलेज में आप मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। आप किसी भी तरीके से जो है वो एक केवल जो है वो डांट के या वो कुछ करा के आप उससे बच्चे को किसी लेवल तक ले जाएंगे, ये संभव नहीं। बिल्कुल, बच्चे को साथ चल के, हैंड होल्डिंग करके आप उसे वहां तक पहुंचा दीजिए कि ये तुम्हारा दरवाजा है, इसके आगे की रास्ता तुम्हारी, फिर वो अपनी मंजिल पा लेगा। और मैंने देखा है, मेरे बच्चे कर रहे हैं, मेरे बच्चे कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों को खुद देख रही हूँ। तो इसलिए ये ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कोई हवा में कोई बात है, ये फैक्ट है, ये रियल है, और सिर्फ इसको अडॉप्ट करने की। बिल्कुल, तो टीचर्स को भी समझने की जरूरत है कि बच्चों के साथ रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल होकर चलना है और उनका दोस्त बन के रहना है। बिल्कुल, माँ बाप को जैसे दोस्त बनना है तो टीचर कैसे दोस्त नहीं बनेगा? भाई समय बदल रहा है, हम ये चाह रहे हैं माँ बाप दोस्त बन के रहे, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रेंडली। भाई जितना बच्चा अपने माँ बाप से नहीं सीखता उससे ज्यादा तो टीचर से, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम तो कॉलेजेस में बिल्कुल। तो टीचर्स के लिए भी एक मैसेज है कि आपको भी फ्रेंडली होना पड़ेगा आज के छात्र के साथ। अगर आप और महाविद्यालय में
कुछ ऐसी चीजें भी हम करेंगे। देखिए आज का बच्चा जो कि गूगल की एक क्लिक पे उसको इंफॉर्मेशन मिल Right, जाती है, right. वो इंफॉर्मेशन लेने कॉलेज नहीं आएगा। तो हम उसे कॉलेज में ऐसा क्या और दे सकते हाँ, हैं जिसके लिए कॉलेज आए। वो कॉलेज आए, क्योंकि ये समस्या केवल एक कॉलेज की नहीं सब है, कॉलेज ये की। पूरे एजुकेशन वर्ल्ड बिल्कुल की है। बिल्कुल हाँ। तो इस पे जरूर जो है वो कितना हम कर पाएंगे ये समय बताएगा, लेकिन मेरी कोशिश जरूर है। चलिए हमारी शुभकामनाएं कि आप एक बेहतरीन बहुत प्रिंसिपल धन्यवाद बनके सबा जी। अपना नाम करें। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हम ले आए हैं नीरू मैम को फ्रंट सीट कन्फेशन कराने के लिए। अरे वाह क्या बात। अब नीरू मैम से ये पूछा जाएगा, हम आपसे एक फ्रंट सीट कन्फेशन में हम एक आध पर्सनल सवाल पूछते हैं जिससे कि यूथ को कुछ सीखने को भी मिले और आपके बारे में भी जान लें हम। मेरा ये सवाल है कि आपने बहुत वक्त तक काम किया, अभी भी आप कर रही हैं, और आपने काफी स्ट्रगल करा होगा, काफी मशक्कत करी होगी जो आप आज यहाँ तक पहुंची हैं। बिल्कुल। और कई सारे ऐसे लम्हे भी आए होंगे जिनमें आपको ये लगा होगा आप टूटने लगी होंगी, या आपको ये लगने लगा होगा कि अब हो नहीं रहा है ना। तो इस तरह के लम्हों से आप कैसे निकली, वो क्या गाइडिंग फोर्स थी, वो क्या मोटिवेशन था जो आपको बढ़ाता चला गया और आप आगे बढ़ती चली गई? मैं एक बहुत छोटी बात से शुरुआत करूंगी। बात छोटी जैसे है कि जब मैंने ड्राइविंग सीखने की कोशिश की तो वो समय ये था कि लड़कियां ड्राइवर बहुत कम होती थी, बहुत यंग एज में मैंने शुरू की। तो एक समय मुझे लगा, जो कि मुझे कहा गया, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो मैंने भी उस बात समय मान लिया कि मेरे बस की बात नहीं। ये लड़कियों को आज भी कहा जाता है। नहीं, मैं वही बता रही हूँ, तो मैं उनको ये बात बता रही हूँ। तो किसी ने मुझसे कहा, मतलब किसी ने क्या, मेरे पति ने ही मुझे एक सेंटेंस कहा, नई नई शादी हुई थी। उन्होंने कहा जो एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा है वो तुम्हारे से इंटेलिजेंस लेवल में, एजुकेशन लेवल में, सोचने में, सब में कम है। अगर वो एक व्यक्ति जो है वो कर सकता है, जिसपे आप ट्राई करके अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे सकते हो, तो आप अपनी गाड़ी खुद क्यों नहीं ड्राइव कर सकते हो। तो वो एक सेंटेंस केवल वो ड्राइविंग के लिए नहीं रह गया, वो लाइफ, फिर वो मेरे लिए जो है वो एक लाइफ का लेसन हो गया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जेंडर के बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम सीख तो सकते हैं ना। और बहुत हर कदम पे प्रॉब्लम्स आई, हर उस पे कई बार हुआ कि जैसे आपने कोई नई पोस्ट ली, आज भी आप मानोगे कि हाँ, फीमेल बॉस को एक्सेप्ट करना बहुत से लोगों के बस का नहीं है, वो उनकी मेल ईगो हर्ट होती है। अब वो ईगो वाली जो है, तो भाई अपनी जिसकी भी जो ईगो है वो उसकी अपनी देखभाल खुद करे। तो मैंने जो है वो उसके बाद ऐसी हर्डल्स को बहुत आसानी से जो है वो पार करना शुरू किया, क्योंकि जिस दिन मैंने ये कहा कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, दूसरे की वीकनेस के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो एडमेंट हूँ तो अपना जो दूसरे की वीकनेस है वो खुद कन्वर्ट करेगा, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई कैन नॉट प्लीज एवरीवन एंड आई मस्ट नो दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग। मैं सही हूँ कि नहीं, ये जजमेंट मैं खुद जरूर करना चाहिए, अंधी दौड़ में नहीं भागना है मुझे। कई बार होता है लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं कि ये नहीं करना है, तो आपने जो बात कही ना कि हमको ये सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू गाइड अस। आप ये समझिए कि अगर आज हम जो है इस महाविद्यालय में अगर प्राचार्य के पद पे आए हैं, तो हम ये जानते हैं कि कितने चैलेंजेस हैं, हम ये भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ से तीर भाले आएंगे हमारे पास में। तो मैं उसके लिए मेंटली रेडी हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आइए, आई विल हैंडल। हम जो है वो मुश्किलों से बड़े हैं, बिल्कुल तो इसलिए कोई समस्या नहीं है इतनी बड़ी, हर ताले की चाबी है। तो कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं। बिल्कुल तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। ये भी बताइए कि कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल आपको लगा अब नहीं हो रहा है? डीलिट के समय आया। मैंने जो है वो जब डीलिट का करा, मैंने आपको बताया कि लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया। डीलिट तो आज भी बहुत कम लोग करते हैं, आपने तो उस समय कर लिया। हाँ, तो बहुत डिमोटिवेट किया गया मुझे। और मेरी जब सिनॉप्सिस पहली बार रिजेक्ट हो गई, तो जब रिजेक्ट हो गई फिर मुझे लगा अब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ समय बीता, फिर मैंने कहा नहीं, मैं ही तो हूँ, सीख के कुछ और बेहतर करती हूँ। फिर मैंने उसको जो है समय दिया 2 साल का, और फिर मैंने शुरू किया जो है वो करना। और आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मैंने 3 चैप्टर लिख लिए थे तब नया नया कंप्यूटर पे सब टाइप करना शुरू किया था, और कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरा डिलीट हो गया। अरे बाप रे सब चला गया। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैं नहीं कर सकती, इट्स नॉट इन माई डेस्टिनी, अब नहीं करूंगी मैं। फिर हिम्मत करी, अपने आप से ही हिम्मत करी कि नहीं,
पहले भी तो मैं नहीं किया था, हाँ। फिर मैं ही करूंगी। फिर मैंने शुरू किया। उसके हम्म। बाद सेकंड चीज क्या आई कि जब ये तो आज इतना जो है यूट्यूब पे और ये इतना सब हाँ, चल रहा है, इजीली अवेलेबल। इजीली हाँ अवेलेबल है हर हाँ। चीज, और ई एजुकेशन और डिस्टेंट एजुकेशन की हम बात करते हैं। 2006 में मुझे जो है वो यूजीसी ने हायर किया, अच्छा। और उन्होंने कहा कि ई पीजी पाठशाला में जो है हाँ। वो आप लेक्चर्स जो हैं वो सब रिकॉर्ड करिए और वो अच्छा करिए, और वो अच्छा। मैं 40 कंट्रीज के साथ में जो है वो शेयर शेयर करेंगे। करेंगे, ओके। तो मैंने उस समय पे 101 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे वाओ। लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर पे जो है, और वो आज भी हाँ। बच्चों को जो है उससे इतनी बिल्कुल मदद हेल्प मिल मिलती रही है, होगी, बच्चे हाँ। आते हैं मेरे पास, मुझे इतनी खुशी होती है। और मैं सीखने की बात आपको बता दूं, मैंने 2 साल पहले जो है वो कोर्स किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन। ओके। मैंने अभी लास्ट ईयर भी एक कोर्स किया जो है वो करके यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से जो है वो। हाँ। तो सीखने की अनडन इज वास्ट, राइट, इतना राइट, कुछ है सीखने का। राइट, राइट। और अपने आप को सिर्फ लर्नर बनाए रखिए, हाँ। आपकी सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व बहुत हो अच्छी बात मैम बता रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो एक मकाम पे पहुंचने के बाद उन्हें लगता है अब मुझे सब आता है, वो सीखना बंद कर देते हैं। हमको सीखते रहना चाहिए, हमको अपडेट होते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ये उम्र हो गई, हम हमेशा सीख सकते हैं, और अभी बहुत कुछ आप है इस सीखने गाड़ी को। में हमको बिठाए हैं तो इस गाड़ी में पेट्रोल बराबर नहीं डालेंगे तो चलेगी कैसे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोग ये बात नहीं समझते हैं। अच्छा, इसी बात से आप एक लास्ट मैसेज हमारे यूथ को दीजिए कि उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनकी जिंदगी और बेहतर हो सके, इस दौड़ भरी जिंदगी में, इस कंपटीशन भरी जिंदगी में, इस स्ट्रेस भरी लाइफ में। यूथ के लिए अच्छे से मैसेज दीजिए। मैसेज तो एक लाइन का है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये जी जरूर कहूंगी जी। कि जैसे हम लोगों को, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, लड़कियों को खासकर परिवारों में और सब जगह रोक टोक की जाती है। हाँ। तो जब वो रोक टोक की जाती तो वो विद्रोह करते हैं, वो करते हैं। तो तो मैं केवल एक बात कह रही हूँ कि जैसे अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक ना हो हाँ। तो आप गाड़ी तेज चलाओगे कि धीरे? तो हम धीरे चलाएंगे। धीरे चलाएंगे ना, हाँ। क्योंकि आपको पता है कि आपका सुरक्षा कवच नहीं है, आप रोक नहीं पाओगे बिल्कुल, गाड़ी को। बिल्कुल, तो ये जो रोक टोक है, ये वो ब्रेक है जिससे हाँ। आप अपनी गाड़ी को जो है वो बहुत स्पीड से भगा सकते हो और अपनी मनचाहे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको पॉजिटिव तरीके से लें, अपने अपने माँ बाप के और अपने साथ के देख के भी सीखें, सुन के भी सीखें, सीखना ना छोड़ें। और केवल एक बात, एक मैसेज, have trust in yourself, have trust in your ability, and keep on learning, be skilled, and do whatever you want. You are capable of doing everything that you can think of. बहुत अच्छी बात मैम ने बताई कि हर वो चीज करिए जो आप करना चाहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये मत सोचिए कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है या कोई भी हर्डल आपको पता ही नहीं चलेगा मदद कहाँ से आ गई। बिल्कुल, मुझे लगता है अगर हम कदम बढ़ाना शुरू करते हैं तो रास्ता बनता चला जाता, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कोशिश बस शुरुआत आप करो, आप शुरुआत करो, हाथ बढ़ाओ, आपका कोई ना कोई हाथ थामने वाला और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। धीरे-धीरे मुश्किलें आएंगी लेकिन आप पहुंच जाएंगे, आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। और हार तभी होती है ना जब हम उठते नहीं है गिर के, हमें गिर के उठना है बस। अगर रुक जाओ कभी तो अपने आप को थोड़ा समय दो। हाँ। और एक और चीज, रिएक्ट और रिस्पॉन्स का फर्क समझ लो। कोई भी चीज है, हम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ, हमारे यूथ को, हमारा यूथ जो है वो एंगर मैनेजमेंट करना नहीं जानता। ये थोड़ा सा बताइए। तो एंगर मैनेजमेंट पे जरूर बात करो। सोचो कि अगर सिर्फ इतनी सी बात कर लो कि 2 मिनट का जो है वो हम एक पॉज ले लेंगे अपनी बात कहने से पहले। अभी मन में मन आ रहा है कि इसको गाली दे दे, इसको पीट दे उठा के, इसको पीट दे, तो ये सोच लो अच्छा जरा देर रुक जाते हैं फिर करते हैं यही बात। उस जरा देर जो है वो आपको वो सोचने का मौका देती है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है। और बेटा, बच्चे, पढ़ाई को, एजुकेशन को बोझ नहीं समझना है और इसको एक मात्र नौकरी पाने का जरिया नहीं मानना है। इसको जो है वो हमें केवल जिंदगी के लिए लाइफ लेसन्स के बीज हैं, ये सीड्स हैं। आज जैसे सीड बोगे कल वही वृक्ष आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा। तो जैसा आपको फल चाहिए सीड वैसे बो। बहुत बहुत अच्छी बातें मैम ने बताई और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारे
यूथ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आपने पेरेंटिंग पे भी बहुत अच्छी टिप्स दी। पेरेंटिंग तो बहुत और नेग्लेक्टेड एरिया लड़कियों के है। लिए भी आपने बहुत अच्छी बात करी कि कैसे वो आगे बढ़े और किसी भी तरह से वो अपने आप को रोके नहीं, उनको जो करना है वो करें। और थोड़ा सा हमने इस पे भी बात करी कि हमें थोड़ा सा मॉरली भी करेक्ट होके चलना है, तभी अगर हम एग्जैक्टली जब कामयाब होंगे तो हम अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर अगर देखेंगे ना तो हमको शर्म नहीं आएगी, हमको बिल्कुल। फख्र होगा अपने आप आप पे। अगर अगर आप अपने आप पे घमंड नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो बिल्कुल, आपको अप्रिशिएट बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल। तो पहले आप खुद में बिलीव करो, तब दूसरा आप पे बिलीव करेगा। और आप भारत के युवा हो, आज भारत एक विश्व में अपनी पहचान बना रहा है और जिसका स्तंभ आप हो। तो इसलिए अगर एक अच्छा भारत चाहते हो तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करो। और मैं सबा जी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मैं आप लोगों तक पहुंच पाई हूँ। उनका चैनल, वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और शायद हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाएं, इसके लिए उनका ये प्रयास सराहनीय है। मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू मैम, आपने इस पॉडकास्ट में आके हमें बहुत वैल्यू ऐड करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट को 1000 नहीं मिलियंस ऑफ लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा लास्ट जो मैंने पॉडकास्ट डाला है अभी मैम 2-3 दिन हुए एंड 20-30,000 व्यूज उसमें है। तो मुझे उम्मीद है ये मुझे ये उससे बेटर है, क्योंकि इसमें आपने और अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने इसमें करी हैं। तो चलिए विदा लेते हैं, अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।